शाम के 4 बज चुके हैं और इस वक्त की बड़ी खबर पश्चिम बंगाल के बीरभूम से आ रही है। यहां पर बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी और कीर्ति आजाद को शांति भंग के आरोप में और धारा 144 के उल्लंघन के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। बीजेपी नेता अपने समर्थकों के साथ गांव में घुसने की कोशिश कर रहे थे, तभी पुलिस ने इनसे झड़प की और उसके बाद पुलिस ने नकवी समेत 12 नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। नकवी ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि हम लोग सौहार्द और शांति के लिए जा रहे हैं, जिसकी जितनी ताकत हम लोगों को रोकने के लिए टीएमसी सरकार पर खर्च कर रही है, अगर उतनी ताकत माफिया आतंकियों को रोकने में करती तो इस तरह से बेगुनाहों की हत्या नहीं होती। आपको बता दें, सोमवार को मकरा गांव में टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच संघर्ष हुआ था। इस दौरान बदमाशों की गोलीबारी में 3 लोगों की मौत हो गई थी। 1 दर्जन से ज्यादा लोग जख्मी हो गए थे। बताया जा रहा है कि मृतकों में 2 टीएमसी और 1 बीजेपी के कार्यकर्ता थे। इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी और कीर्ति आजाद को शांति भंग के आरोप में और धारा 144 तोड़ने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। और आपको बता दें, 84 दंगा पीड़ितों को 5 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। सिख दंगा पीड़ितों को मुआवजा देगी सरकार। 3,325 पीड़ित परिवारों को 5-5 लाख रुपए मुआवजा मिलेगा। इस वक्त की बड़ी खबर, देश की राजधानी से 1984 के दंगा पीड़ितों को 5 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। सिख दंगा पीड़ितों को मुआवजा सरकार देगी। 3,325 पीड़ित परिवार हैं जिन्हें मुआवजा मिलेगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर, सिख दंगा के 84 में जो दंगे हुए उनके पीड़ितों को 5 लाख का मुआवजा मिलेगा। अरविंद पांडे पूरी खबर बताएंगे हमें, फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरविंद, 1984 के दंगा पीड़ितों को 5 लाख मुआवजा दिया जाएगा और क्या क्या ऐलान किया सरकार ने? कि जो 84 के दंगा पीड़ित के जो विक्टिम है उनको मुआवजा देने का सरकार ने ऐलान किया है। और दूसरी और भी जो भी वायलेंस देश में हुए हैं, जो भी हिंसा हुई है या जो राइट्स हुए हैं, उन लोगों को भी, उनके परिवार को भी या उनके जो विक्टिम फैमिली है उनको भी 3 लाख से 5 लाख रुपए मुआवजा देने का भी सरकार ने ऐलान किया है। जी, आरोपियों के खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई का फैसला या किसी तरह की जांच की सिफारिश? ये 84 का तो मामला बहुत पुराना है और लंबे समय से देखा जाए उस मामले को लेकर गाहे जो आरोप कांग्रेस के कुछ नेताओं पे जो लगे हैं, जो अभी तक पूरी तरह से सिद्ध नहीं हुए, जिसको लेकर सिखों में एक आक्रोश है और समय समय पर इसको लेकर कांग्रेस के खिलाफ अपना विरोध प्रदर्शन करते रहते हैं। जाहिर सी बात है, जो विक्टिम है, जो उनके परिवार के लोग हैं, जो जिनका परिवार उस दंगे में नहीं रहा, उस दंगे की वजह से, तो यही एक वजह है। चाहे वो बहुत सारी त्रासदी, चाहे भोपाल की त्रासदी हो, तो ऐसे बहुत सारे विक्टिम है देश में, बहुत सारी प्राकृतिक आपदाएं हुई हैं। अगर आपके पास नाम और अरविंद, तो क्या हमारे दर्शकों को बताएंगे कौन कौन से विक्टिम्स को मुआवजा दिया जाएगा? आपने बताया 1984 दंगा, आपने बताया भोपाल गैस त्रासदी, इसके अलावा? तो बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। शिवसेना का कोई भी नेता सरकार में नहीं है, कल नहीं लेगा मंत्री पद की शपथ। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र की राजनीति से। कल शिवसेना का कोई भी नेता शपथ ग्रहण समारोह में मंत्री पद की शपथ नहीं लेगा। इस वक्त की बड़ी खबर, राजीव प्रताप रूडी ने यह बयान दिया है कि शिवसेना का कोई भी नेता कल महाराष्ट्र सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में मंत्री पद की शपथ नहीं लेगा। आपको बता दें, कयास लगाए जा रहे थे शिवसेना की तरफ से, शिवसेना समर्थन देगी या नहीं देगी। इस पर आज रात 8 बजे शिवसेना के विधायकों की बैठक है। 2 बजे अमित शाह महाराष्ट्र जा रहे हैं। बैठक जारी है और इस पर फैसला होगा कि कौन कौन से विधायकों को मंत्री पद दिया जाए। इससे पहले महाराष्ट्र में बीजेपी के विधायक दल के नेता और निर्वाचित मुख्यमंत्री उम्मीदवार देवेंद्र फडणवीस मुंबई से दिल्ली आए और मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने से पहले नरेंद्र मोदी को शपथ ग्रहण समारोह का बुलावा दिया। सूत्रों के मुताबिक फडणवीस की मंत्री पद के बारे में भी बातचीत हुई। 3 तस्वीरें आप देख सकते हैं। बाएं से शुरू करते हैं। ये देवेंद्र फडणवीस हैं, कल वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे।
कयास लगाए जा रहे हैं कि कल उनके साथ मंत्री पद की शपथ कौन कौन विधायक लेगा और शिवसेना आज रात को फैसला होगा विधायकों के बारे में। महाराष्ट्र में बीजेपी को शिवसेना के समर्थन पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। बीजेपी के राज्य अध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस 31 अक्टूबर को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। 15 दिनों में उन्हें अपना बहुमत साबित करना है, लेकिन कैसे, इसका जवाब बीजेपी के पास भी नहीं है। इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल शिवसेना के रुख को लेकर है। उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री पर शिवसेना की बैठक हुई। बैठक से बाहर निकले नेताओं का कहना था कि उन्होंने आगे की रणनीति पर चर्चा की, लेकिन बीजेपी सरकार में शामिल होने के फैसले का क्या हुआ, इस पर सभी ने चुप्पी साध ली। सभी नेताओं ने अपनी अपनी बात रखी, उद्धव जी ने अपनी बात रखी है और पार्टी किस दिशा में जाएगी आने वाले दिनों में, इस पर बहुत गंभीरता से चर्चा हुई। मैं अभी इतना ही कह सकता हूँ कि इंतजार की घड़ी जल्दी खत्म हो जाएगी। अभी कुछ फैसला हुआ नहीं, चर्चा हो गई। जानकारी के मुताबिक शिवसेना महाराष्ट्र सरकार में डिप्टी सीएम के अलावा कई और महत्वपूर्ण पदों की मांग कर रही है, जबकि बीजेपी ये पद नहीं देना चाहती। फिलहाल बीजेपी इत्मीनान में दिखाई दे रही है और महाराष्ट्र में अपने पहले सीएम की ताजपोशी में जोर शोर से जुटी हुई है। न्यूज एक्सप्रेस के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो समर्थन पर भले ही अभी सस्पेंस बरकरार हो, लेकिन सामना में शिवसेना ने फडणवीस की तारीफ की है। शिवसेना ने एनसीपी से समर्थन पर भी सवाल उठाए हैं। मुख्य चुनौती फिलहाल मुख्यमंत्री के समक्ष जो होगी वो है विधानसभा में अपनी सरकार के लिए बहुमत सिद्ध करना। हम अल्पमत की सरकार गठित कर उसे चलाएंगे। इस तरह की भूमिका फिलहाल भले ही ठीक हो, परंतु इस तरह की सरकार को गठित करना और उसके माध्यम से सत्ता का दीर्घ काल तक भोग लेना संविधान विरोधी है। शरद पवार ने फडणवीस की सरकार को बिना मांगे समर्थन घोषित किया है। क्या राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के समर्थन पर देवेंद्र फडणवीस की सरकार चलाई जाएगी? महाराष्ट्र को भ्रष्टाचार मुक्त एवं कांग्रेस मुक्त करने का वचन देकर आप सत्ता में आए हैं। आप जिस विदर्भ से आते हैं उसी विदर्भ के जल सिंचाई विभाग में बड़े बड़े घोटाले राष्ट्रवादी वालों ने किए हैं। बीते 1.5 दशक से सिंचाई विभाग का प्राधिकार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी वालों के पास ही था। इस दौरान राष्ट्रवादी वालों ने सिंचाई विभाग में भ्रष्टाचार के नए कीर्तिमान रचे। राष्ट्रवादी वालों के भ्रष्टाचार का भंडाफोड़ भी देवेंद्र फडणवीस समेत भाजपा के दिग्गज नेताओं ने किया। ऐसे में यदि उसी भ्रष्टाचारवादी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के समर्थन के बूते देवेंद्र फडणवीस की सरकार चलती है तो उसकी पवित्रता पर प्रारंभिक काल से ही सवालिया निशान लग जाएगा। जिस तरह से किसी भी सौभाग्यवती के लिए उसकी पवित्रता बेहद महत्वपूर्ण हुआ करती है, उसी भांति सरकार का पावित्र्य भी आवश्यक एवं महत्वपूर्ण है। खबर दिल्ली से, जहां सरकार पर अब भी सस्पेंस बरकरार है। आज सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सरकार को लेकर सुनवाई हुई, जिसको कोर्ट ने 11 नवंबर तक टाल दिया, लेकिन कोर्ट ने इससे पहले उपराज्यपाल की कोशिशों को लेकर तारीफ की। उपराज्यपाल ने दिल्ली में सरकार के गठन को लेकर सभी पार्टियों से बातचीत करने की सहमति जाहिर की है। आपको बता दें, 11 नवंबर तक कोर्ट ने सुनवाई टाली है और उन्होंने कहा है कि उपराज्यपाल का यह प्रयास एक सकारात्मक कदम है। और हमने अखबारों में पढ़ा था कि उपराज्यपाल दिल्ली में सरकार बनाने की कोशिशें कर रहे हैं और ये एक सकारात्मक कदम है। सबसे आसान तरीका है कि तीनों पार्टी के नेताओं को एक साथ बुला लो और वहीं सामने बैठ के पूछ लो भाई कौन किसको समर्थन देना चाह रहा है, कौन पार्टी किसको समर्थन नहीं देना चाह रही है, कौन सरकार बनाना चाह रहा है, उसके पास कहाँ से सिस्टम है, वही पूछ लो तीनों पार्टियों के सामने। अलग अलग पार्टी से बात करेंगे, उसमें 1-2 हफ्ते निकाल देंगे, तो ये तो फिर से डिलेइंग टेस्ट है। तब आप तरीके ढूंढ रहे हैं इसको डिले करने के। जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना मेहमान बनाना फिलहाल गवारा नहीं है। शायद इसीलिए बेटे की ताजपोशी में बुखारी ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को बुलावा भेजा, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुलावा नहीं भेजा। 22 नवंबर को बुखारी के बेटे शाबान को अपनी विरासत सौंपेंगे वो। दस्तारबंदी रस्म के साथ बुखारी के बेटे को नायब इमाम घोषित किया जाएगा। हालांकि इस कार्यक्रम में बीजेपी के 4 नेताओं, गृह मंत्री राजनाथ सिंह, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, बीजेपी प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन और राज्यसभा सांसद विजय गोयल को न्योता भेजा गया है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अभिषेक मनु सिंघवी, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव भी मेहमानों की लिस्ट में हैं।
लेकिन शरीफ का आना मुश्किल है। नवाज शरीफ को भी न्योता मिला है पाकिस्तान के सीएम को, और उनकी तरफ से भारत में पाक के उच्चायुक्त अब्दुल बासित आएंगे। लेकिन इमाम बुखारी ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्योता नहीं दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले महीने 7 नवंबर को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर जाएंगे। पीएम बनने के बाद मोदी का यह पहला वाराणसी दौरा होगा। जानकारी के मुताबिक पीएम का यह दौरा 2 दिन का होगा। मोदी 7 नवंबर को वाराणसी पहुंचेंगे और 8 नवंबर को वापस दिल्ली के लिए रवाना होंगे। इस दौरान पीएम बीएचयू के ट्रॉमा सेंटर का उद्घाटन करेंगे, साथ ही एक गांव को गोद लेने की प्रक्रिया को भी पूरा करेंगे। सूत्रों के मुताबिक वाराणसी के प्रशासन को पीएम मोदी के आगमन की जानकारी मिल चुकी है। पीएम का यह दौरा अक्टूबर महीने में होने वाला था, लेकिन हुदहुद तूफान की वजह से पूर्वी यूपी में भारी बारिश की आशंकाओं के चलते पीएम को अपनी यात्रा टाल देनी पड़ी थी। प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत अभियान से महानायक अमिताभ बच्चन भी जुड़ गए हैं। सफाई करने की तस्वीरें उन्होंने सार्वजनिक की। ट्विटर के जरिए अमिताभ बच्चन के इस मिशन की मोदी ने तारीफ की है। तस्वीरें आप साफ देख सकते हैं। ट्रैक सूट में अमिताभ बच्चन सुबह सुबह मोदी के स्वच्छ भारत अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। स्वच्छ भारत अभियान का असर विदेशी पर्यटकों पर भी नजर आने लगा है। बिहार के बोधगया में फ्रांस से आए पर्यटकों ने देश की जनता के साथ सफाई की। ये तस्वीरें देख सकते हैं। फ्रांस के ये नागरिक हैं और स्वच्छ भारत अभियान के तहत अपना भी कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। My friend and the teacher. And I'm going also to clean in school. These all families are gathering together around this principle. So I wish a very good Chhat Puja for all people of Bodh Gaya, all people of Bihar, all people of India. केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री नितिन गडकरी पीएम की सांसद आदर्श ग्राम योजना पर बेरुखी से नाराज हैं। गडकरी ने सभी सांसदों को चिट्ठी लिखी और कहा कि सभी सांसद जल्द से जल्द एक गांव की पहचान करें जिसे 2016 तक आदर्श ग्राम में तब्दील किया जाना है। गडकरी ने यह भी लिखा कि समय सीमा के मुताबिक ये योजना शुरू होने के 1 महीने के अंदर किया जाना था, यानी 11 नवंबर 2014 तक। 11 अक्टूबर को शुरू हुई योजना के तहत पीएम नरेंद्र मोदी ने सभी सांसदों से अपील की थी कि वो इस कार्यक्रम को लागू कर ग्राम स्वराज की अवधारणा को अमली जामा पहनाएंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के मौके पर राजपथ पर 31 अक्टूबर को आयोजित रन फॉर यूनिटी में करीब 10,000 लोगों के भाग लेने की संभावना है। पीएम इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। आम लोगों के साथ सांसद, विधायक और अधिकारी भी इसमें शामिल होंगे। और शिक्षा पर सरकार और संघ के बीच मीटिंग चल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और सरकार के बीच मीटिंग जारी है शिक्षा को लेकर। इस बैठक में सरकार और संघ के प्रतिनिधि मौजूद हैं। मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी, जेपी नड्डा और रामलाल इस बैठक में शामिल हैं। हरियाणा के सोनीपत में सुरंग बनाकर बैंक लूटने के मामले में पुलिस ने लूट की गुत्थी सुलझाने का दावा किया है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन 2 अभी भी फरार हैं। आरोपियों के पास से 10 किलो सोना, 60,000 रुपए नगद बरामद हुए हैं। रविवार को सोनीपत के गोहाना पंजाब नेशनल बैंक में बदमाशों ने करीब 125 फीट लंबी सुरंग बनाकर बैंक लूटा था। करीब 90 लॉकर्स पर हाथ साफ कर दिया था। मुंबई के पास कल्याण में आज सुबह एक बड़ा रेल हादसा होते होते बच गया। सुबह करीब 4:30 बजे अमरावती एक्सप्रेस कल्याण स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 के पास पटरी से उतर गई। अच्छी बात यह रही कि जिस वक्त ट्रेन पटरी से उतरी उसकी स्पीड काफी कम थी, जिसकी वजह से नुकसान नहीं हुआ। हालांकि ट्रेन लेट होने के चलते काफी देर तक कल्याण स्टेशन पर यातायात प्रभावित रहा। घटना में किसी के हताहत होने की या चोट लगने की कोई समाचार नहीं है और इस समय कल्याण स्टेशन पे पूरा यातायात जारी है। प्लेटफॉर्म नंबर 4 ही केवल अवरुद्ध हुआ है, जिस पे वहाँ एक्सीडेंट से कोचेस को ठीक करने का काम युद्ध स्तर पे जारी है। यूपी के फतेहपुर में लोगों ने सरकार के प्रति गुस्सा जाहिर करने के लिए अनोखे अंदाज में प्रदर्शन किया। लोग थाली पीटते हुए सड़कों पर निकले। तस्वीरें देख सकते हैं। थाली पीट रहे ये लोग जिला मुख्यालय तक गए। फतेहपुर के लोगों ने सरकार के सामने 29 मांगें रखी थी, जिसमें
किसानों की कर्ज माफी, फसल का मुआवजा और भी कई सारी मांग थी, लेकिन इनका आरोप है कि प्रशासन, ना ही सरकार, किसी भी नेता ने इन्हें भरोसा दिया, ना इन्हीं इनकी मांगों को सुना गया। चीज पहले तय हुई थी उसी पर आज भी हम लोग कायम हैं और अभी तक तो ये लोग इनको सुनाई नहीं पड़ता था, बहुत हल्के पर ले रहे थे। आज तो हम सांकेतिक तौर पर खाली जिला कचहरी गए हैं और लोटा थाली बजा करके वापस आ गए हैं। हमारे पास ऐसे और बहुत से कार्यक्रम हैं कि डीएम एसपी ही नहीं, माननीय आलोक रंजन जी और अखिलेश यादव जी को भी यहाँ पर आना पड़ सकता है। आज पूरे देश में छठ का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। आज के दिन उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। सभी लोग छठ मैया से मन्नत मांगते हैं, अपने पुत्र के लिए, अपने परिवार के लिए। ये 6 जगहों की तस्वीरें हैं, दिल्ली, मुंबई, पटना, भोपाल, वाराणसी, लखनऊ। यहाँ पर आज सुबह जो महिलाएं हैं उन्होंने डूबते सूर्य को, माफ़ कीजिएगा, उगते सूर्य को अर्घ्य दिया, अपने परिवार, अपने पुत्र की मंगल कामना की प्रार्थना की। 36 घंटे निर्जला व्रत रहती हैं महिलाएं और आज सुबह सूर्य को अर्घ्य देकर छठ पर्व का समापन किया। छठ माई के पास आए और बेदी से चना उठाए और ले करके गए और उसके तुरंत 9 महीने बाद मेरा बेटा, मतलब मुझे बेटा मिल गया। ये व्रत करने से धन, संपत्ति, जान, सब चीज का प्राप्ति होता है। सूर्य भगवान पुत्र की प्राप्ति होती है। सूर्य भगवान हम लोग को धन, जन, सब सुख प्राप्ति देते हैं। बिहार के जितने हैं मैथिल समाज सब मिलके जो है बहुत अच्छे से रात भर यहाँ पे जागरण करते हैं, यहाँ पे अपना प्रोग्राम होते हैं। ज्यादा करके हम लोग गांव जाते हैं मनाने के लिए, लेकिन अब बम्बई में भी ऐसा सुविधा हो गया है कि सब लोग यहाँ मनाते हैं। छठ पूजा बच्चों के व्रत के लिए किया जाता है। गुजरात की तरफ बढ़ रहा चक्रवाती तूफान नीलोफर कमजोर पड़ गया है। हालांकि इसके बावजूद गुजरात के कई जिलों को अलर्ट पर रखा गया है। प्रशासन किसी भी तरह की विपदा से निपटने के लिए तैयार है। मौसम विभाग के मुताबिक नीलोफर शुक्रवार रात नालिया के तट से गुजरेगा। इस दौरान 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। कच्छ और सौराष्ट्र में भी बारिश की संभावना है। एहतियातन 100 परिवारों को जाफराबाद और अमरेली तट से सुरक्षित जगह पहुंचा दिया गया है। अब खबर दिल्ली से सटे गाजियाबाद की। यहां के एक अनाथ आश्रम से 20 बच्चे फरार हो गए हैं। गाजियाबाद पुलिस की तरफ से चलाए गए ऑपरेशन स्माइल के तहत इन बच्चों को अनाथ आश्रम में रखा गया था। फरार बच्चों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। तो ये जो बच्चे हैं ये समाज से ठुकराए हुए बच्चे हैं, जुल्म के पीड़ित बच्चे हैं। हमारे समाज को दिशा देने के लिए, बच्चों को जागरूक करने के लिए, उनकी पढ़ाई और उनका खान पान, उनका पोषण ठीक रहे, इसके लिए इन बच्चों को हमारे देश में जो योजनाएं हैं ऑपरेशन स्माइल, उसके तहत इन्हें अनाथ आश्रम में रखा जाता है। हर तरह की सुविधा देने की कोशिश की जाती है, लेकिन ये 20 बच्चे फरार हो गए हैं खिड़की तोड़कर। पिछले दिनों देह व्यापार में पकड़ी गई अभिनेत्री श्वेता बसु प्रसाद की जान को खतरा है। सुनने में आ रहा है कि श्वेता को रिमांड होम से जल्द रिहा करने का दबाव बनाया जा रहा है ताकि वो ज्यादा चीजों का खुलासा ना कर सके। मध्य प्रदेश के सिवनी के बंडोल में एक महिला और उसके 2 बच्चों पर किसी शख्स ने तेजाब फेंक दिया। महिला का बायां गाल, बायां कंधा और कान गंभीर रूप से झुलस गए। दोनों बच्चे भी बुरी तरह से झुलस गए हैं। मध्य प्रदेश के सिवनी में यह वारदात हुई है। यहां का बंडोल थाना क्षेत्र है। यहां पर एक महिला और उसके 2 बच्चों पर एक युवक ने तेजाब से हमला कर दिया।